हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पोएट्री सेक्शन से आपकी फर्स्ट पोएट्री, द मोस्ट अवेटेड पोएट्री, पोएम नंबर 1 विच इज़ अ लेक्चर अपॉन द शैडो। और आज कवर करूँगी मैं इसका एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन। एंड उससे पहले हम ऑथर या जो हमारे पोएट हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। इस पोएम के जो हमारे पोएट हैं वो है मिस्टर जॉन डन। इनका बर्थ ईयर 1572 में हुआ था और इनकी डेथ ईयर 1631 में हुई थी। ओके, सो लेट्स रीड अबाउट हिम. John Donne was representative of the metaphysical poets of his time. He set the metaphysical mode by vibrancy of language and startling imagery. अब metaphysical क्या होता है? The area of philosophy that deals with nature of existence, truth and knowledge. तो philosophy या deep thinking subject का वो area जो nature of existence का के बारे में पढ़ते हैं, यानी कोई चीज़ अगर एग्जिस्ट कर रही है तो क्यों कर रही है, उसका बारे में क्या ट्रूथ है, क्या नॉलेज, एवरीथिंग उसके बारे में कि एग्जिस्टेंस का नेचर क्या है। तो ये मेटाफिजिकल की पढ़ाई होती है। तो जो जॉन डन थे वो जितने भी मेटाफिजिकल पोएट्स थे और इस तरीके की जो कविताएं लिखते थे उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी सारे उन कवियों को जॉन डन ही रिप्रेजेंट करते थे, यानी दर्शाते थे। और इनकी जो पोइट्रीज़ होती थी उसमें जो लैंग्वेज होती थी काफ़ी वाइब्रेंट होती थी, यानी बहुत पढ़ने में अच्छी लगती थी। और उसमें बहुत स्टार्टलिंग इमेजरी होती थी। इमेजरी यानी कल्पना करना और स्टार्टलिंग यानी सरप्राइज करना। यानी जब भी रीडर्स इनकी कविताएं, इनकी पोएम्स को रीड करते थे तो लोग इमेजिन करते थे और इमेजिन करते करते बहुत सरप्राइज, अमेज की फीलिंग से भर जाते थे। ओके, ही वॉज ब्रॉट अप एज अ रोमन कैथलिक एंड वॉज डीन ऑफ सेंट पॉल्स चर्च टिल हिज डेथ। तो जब वो बड़े हुए तो वो एक रोमन कैथलिक की तरह बड़े हुए, लेकिन बाद में वो कन्वर्ट हो गए थे एंग्लिकेनिज्म में, यानी ये एक तरीके का क्रिश्चियनिटी का ही कोई पार्ट है, उसमें ये कन्वर्ट हो गए और अपनी डेथ तक, जब तक ये जीवित रहे, ये सेंट पॉल चर्च के डीन बन के ही रहे। जो टोटल इफेक्ट है एक मेटाफिजिकल पोएम का वो क्या है? इट इज़ टू स्टार्टल द रीडर इनटू सीइंग एंड नोइंग व्हाट he has not really noticed or thought about before. तो अगर आप कोई भी मेटाफिजिकल कविता या पोएम पढ़ते हो तो उसका सबसे मेन मोटिव यही है कि वो रीडर को स्टार्टल करे, यानी सरप्राइज या अमेजिंग की फीलिंग दिलाए और रीडर को ये बिलीव करवाए कि ये चीज़ तुमने आज तक ना कभी नोटिस करी है, ना तुमने इसके बारे में कभी पहले सोचा है। रीडर को ऐसी फीलिंग दिलाता है इस तरीके की पोएम्स। जैसे जॉन डन की जो पोइट्री होती है, और जॉन डन की जो ये वाली अभी हम जो आज पोइट्री पढ़ने वाले हैं, अ लेक्चर अपॉन द शैडो, ये भी क्या रिफ्लेक्ट करती है, ये भी क्या दर्शाती है? एन एम्फेसिस ऑन द इंटेलेक्ट एंड विट एज अगेंस्ट फीलिंग एंड इमोशन। यानी ये पोम में हम फीलिंग्स, इमोशंस, इन सब के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इंटेलेक्ट एंड विट के बारे में, यानी समझदारी, इंटेलिजेंस, इन सब के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे, प्रैक्टिकलिटी पे फोकस करेंगे, ना कि फीलिंग्स एंड इमोशंस पे फोकस करेंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ऑथर एंड लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ जो हमने 6th क्लास में पढ़ा है लाइट्स एंड शैडोज चैप्टर में, कि जब शैडो होती है, जो परछाई बनती है एक इंसान की एक दिन के अलग अलग समय पर, तो वो कैसी होती है? तो सबसे पहले शैडो होती है मॉर्निंग के समय में, जब सन थोड़ा इस तरीके का होता है तो उस वक्त शैडो जो होती है, आपकी जो परछाई होती है वो आपके पीछे बनती है। जैसे ये ट्री है तो उसके पीछे इसकी परछाई बनी है। फिर आता है नून टाइम। नून मतलब जब दिन के 12 बजते हैं, दिन के 12 बजे का आसपास का जब टाइम होता है, तब जो सन होता है वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल अबव होता है, यानी बिल्कुल सर के ऊपर होता है। तो इस टाइम पर जो शैडो बनती है वो ना पीछे की तरफ बनती है ना आगे की तरफ बनती है, बिल्कुल छोटी सी ऐसे पैरों की तरफ होती है, बहुत थोड़ी सी दिखती है, क्योंकि सन इज अबव आवर हेड, बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है दिन के पीक जब 12 बज रहे होते हैं। फिर आता है लेट आफ्टरनून या पोस्ट नून, यानी नून के बाद, ये जिनके जो 12 हैं इसको हम नून भी कहते हैं। तो नून के बाद वाला जो समय होता है, इस टाइम पे सूरज धीरे धीरे ढलने लगता है, इवनिंग का समय होता है, शाम का समय होता है। और जब शैडो यहाँ पर आती है, जब यहाँ पे हमारी परछाई बनती है, तो वो आगे बनती है, हमें हमारे सामने दिखती है। तो सुबह के समय क्योंकि सूरज बहुत हल्का धीमा होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो हमारे पीछे शैडो बनती है। दिन के 12 बजे सन इज़ ओवर आवर हेड, अबव आवर हेड, तो बिल्कुल हमारे नीचे शैडो बनती है। यस, और जब 12 के बाद होते हैं, जैसे इवनिंग, शाम के 4-5 का टाइम होता है, फिर हमारे सामने शैडो बनती है। और फिर आ जाती है रात, यानी जब सूरज ढल जाता है तब कोई शैडो नहीं बनती, क्योंकि सनलाइट होती ही नहीं है। ओके, सो दिस इज द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो आज इस पोएम में लगने वाला है।
अब इस पोम के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये जो पोम है ये जॉन डन ने अपनी शादी की फर्स्ट एनिवर्सरी पर लिखी थी अपनी वाइफ के साथ, जिसमें इन्होंने थीम क्या बताई है, लव, कि प्यार क्या होता है, किसी भी रिलेशनशिप में स्टेजेस कौन कौन सी आती हैं। तो उन्होंने बताया कि जब एक इंसान किसी से प्यार करता है तो उसके पार्टनर के साथ उसका एक रिलेशनशिप बनता है और उस वक्त पर 3 स्टेजेस आती हैं उनके रिलेशनशिप में। तो उन्होंने उन 3 स्टेजेस को कैसे दर्शाया है, मॉर्निंग, नून एंड पोस्ट नून या फिर लेट आफ्टरनून। उन्होंने कहा जब मॉर्निंग होती है, जब सुबह का समय होता है, तब सूरज थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग और इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करता हमको क्योंकि ज़्यादा धूप नहीं होती। उसी तरीके से जब एक रिलेशनशिप नया नया शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखती, बहुत लबी डबी सा रिलेशनशिप होता है। दुनिया वाले बोलते हैं वाह क्या बढ़िया कपल है, बिल्कुल लड़ते ही नहीं है, इनके बीच में तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, हमेशा खुश रहते हैं। फिर धीरे धीरे जब कुछ समय बीतता है तो एक नून स्टेज आ जाती है उनकी लाइफ टाइम में, यानी वो एक अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनका रिलेशनशिप थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है पहले से। इस वक्त उन लोगों को ना एक दूसरे की गलतियाँ दिख रही हैं, ना कुछ अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा है, बस एक हाईएस्ट लेवल पे उनका रिलेशनशिप पहुँच गया है। तभी तो यहाँ पर शैडो नहीं दिख रही, यानी कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही। ओके, फिर धीरे 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 जब शादी या रिलेशनशिप और आगे बढ़ता है, वक्त बीतता जाता है, तो क्या होता है, यहाँ पर सूरज धीरे धीरे ढलता है, यानी अब धीरे धीरे सामने वाले की गलतियाँ नज़र आने लगती है, हमारी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं हमारे पार्टनर से। क्यों? क्योंकि उसको मेरी बात नहीं अच्छी लग रही, मुझे उसकी बात नहीं अच्छी लग रही। धीरे धीरे कहीं ना कहीं प्यार कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि अब प्रॉब्लम्स दिख रही हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है एक रिलेशनशिप में, गलतियाँ आ रही है, एक दूसरे की शक्ल नहीं अच्छी लग रही, लिटरली एक पॉइंट तो ऐसा भी आ जाता है। लेकिन क्योंकि अगर ट्रू लव है, सच्चा प्यार है, तो चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं वो रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा, प्यार हमेशा बरकरार रहेगा। एंड एटलीस्ट जब सन ढल जाएगा, यानी जब सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, तो एट नाइट फिर से यू कैन मेक लव। फिर से जब सूरज चले जाएगा तो आप नाइट की ग्लीम में अपना लव फिर से फाइंड कर सकते हो, फिर से सर्च कर सकते हो अपने ही पार्टनर के साथ। सो दिस वॉज द थीम ऑफ द पोअम एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेनेशन जो है पोअम का वो देखते हैं। Stand still and I will read to thee a lecture, love, in love's philosophy. अब इस वाली पोम में बहुत सारे आपके आर्केइक वर्ड्स आएंगे। आर्केइक वर्ड्स मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में जो ओल्ड फैशन वर्ड्स होते थे उन्हें हम आर्केइक वर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो वर्ड है दी, इसको पुराने ज़माने में मतलब इसको आज के ज़माने में हम बोलते हैं यू। तो पुराने ज़माने में आर्केइक टाइम में हम यू को बोलते थे दी। ओके, तो ऐसे कई सारे आर्केइक वर्ड्स आपके चैप्टर में आएंगे। तो यहाँ पे जो पोएट है वो अपनी बिलव्ड पार्टनर या अपनी लवर या अपनी वाइफ से कह रहे हैं स्टैंड स्टिल, शांति से खड़ी रहो और मैं तुम्हें एक लेक्चर देने वाला हूँ। किस टॉपिक पे? कि लव क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है। अभी जो लव है ये कौन से सब्जेक्ट का पार्ट है? तो ये है लव्स फिलॉसफी। जो लव की जो फिलॉसफी होती है जिसमें लोग बहुत डीप थिंकिंग करते हैं, बहुत सोचते हैं, आइडियोलॉजीज बनाती है कि प्यार क्या होता है, कैसे लोग रिलेशनशिप में रहते हैं। तो ये जो लव की फिलोसॉफी है ये उसका सब्जेक्ट है लव। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारे राइटर हैं, जो पोएट हैं, वो अपनी बिलव्ड पार्टनर को कह रहे हैं कि तुम शांति से खड़ी रहो, आराम से बिल्कुल बिना डिस्टर्बेंस के खड़ी रहो, क्योंकि मैं तुम्हें अब लेक्चर देने वाला हूँ लव के टॉपिक पर और तुम्हें बताने वाला हूँ कि ट्रू लव आखिर क्या होता है। These 3 hours that we have spent walking here, 2 shadows went along with us, which we ourselves produced. तो अब यहाँ पे बोले जा रहा है, पोएट कह रहे हैं कि अभी अभी जो मैंने तुम्हारे साथ ये 3 घंटे बिताए हैं, मैं यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ तुम्हारे साथ धीरे धीरे। वॉकिंग हेयर मीन्स मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। वॉकिंग हेयर का मतलब क्या है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में धीरे धीरे तुम्हारे साथ आगे बढ़ रहा हूँ। जो अभी अभी मैंने तुम्हारे साथ यहाँ पर 3 घंटे बिताए हैं वो हमने अकेले नहीं बिताए, हमारे साथ हमारी शैडोज़ भी थी, यानी हमारी परछाइयाँ भी थी। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो शैडोज़ वर्ड है ये बार बार आपकी पोम में आएगा और बेसिकली यहाँ पर शैडोज़ का मतलब है प्रॉब्लम्स, परछाइयों का मतलब यहाँ पे तकलीफ़ें, जो प्रॉब्लम्स हर रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स फेस करते हैं। ओके, तो वो कहते हैं कि ये जो 3 घंटे मैंने तुम्हारे साथ अभी बिताए हैं वॉक करते हुए, यानी धीरे धीरे तुम्हारे साथ जो मैंने लाइफ बिताई है,
हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ हमारी शैडोज़ भी थी, यानी हमारी प्रॉब्लम्स भी थी। क्योंकि मैं एक अलग बैकग्राउंड से आता हूँ, तुम एक अलग बैकग्राउंड से आती हो, हमारे व्यूज़ एक दूसरे को लेकर अलग हो सकते हैं, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। तो वो जो शैडोज़ थी, वो जो परछाइयाँ थी, वो अलॉन्ग विथ अस थी, यानी वो हमारे साथ थी। हम दोनों अकेले वॉक नहीं कर रहे थे, साथ में अपनी अपनी परेशानियों को भी साथ में लेकर चल रहे थे। विच वी आर सेल्फ प्रोड्यूस्ड। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में, ये कहीं और से नहीं आई हैं, ये हमने खुद ही प्रोड्यूस करी है। जैसे कि एक इंसान की परछाई उसके साथ हमेशा रहती है, और परछाई कहाँ से प्रोड्यूस होती है? हमसे ही हमारी परछाई निकलती है। तो वैसे ही जो प्रॉब्लम्स होती है वो और कहीं से नहीं आती, वो प्रॉब्लम्स भी हमसे ही आती है। हमें ही कोई ना कोई तकलीफ होती है, कोई समस्या होती है, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बट नाउ द सन इज जस्ट अबव आवर हेड। तो अब यहाँ से पोएट क्या समझा रहे हैं हमें? सेकेंड स्टेज। अब तक यहाँ पर क्या थी? मॉर्निंग की जो स्टेज थी वो समझा रहे थे कि लवी डवी सा रिलेशनशिप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम्स हमने प्रोड्यूस की थी, साथ में थी, पर पीछे तरफ थी। अभी ये स्टेज है कि हम लोग आगे चल रहे हैं और प्रॉब्लम्स जो है, जो शैडो है, वो पीछे तरफ है, यानी हमें दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि अभी नया नया फ्रेश रिलेशनशिप है, नया नया प्यार है, तो हमें एक दूसरे की प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं दे रही, पर है तो सही। क्यों? क्योंकि आगे आने वाली लाइफ में आएंगी वो प्रॉब्लम्स। फिर सेकेंड स्टेज आ जाती है कि सन बिल्कुल हमारे सर के ऊपर आ जाता है, यानी अब भी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत कम है, थोड़ी सी है, दिखाई नहीं दे रही, ना पीछे दिखाई दे रही है ना आगे दिखाई दे रही है, बस थोड़ी सी है दिखाई दे रही है, पर थोड़ी सी तो है। तो वो कह रहे हैं कि अब सन बिल्कुल हमारे सर के ऊपर है। वी डू दोज शैडोज ट्रेड, यानी ये जो शैडोज हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको ट्रेड करके आगे बढ़ जाएंगे। इस स्टेज में ट्रेड करना यानी किसी चीज़ को कुचल के उसके ऊपर पैर रख के उलांग के आगे निकल जाना। तो राइटर यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में जब सन बिल्कुल हमारे सर के ऊपर है, जब हमारा प्यार बिल्कुल एपिक पॉइंट पे, बिल्कुल हाईएस्ट डिग्री के पॉइंट पर पहुंच गया है, जहाँ हमें ना कुछ अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा है, हमारा प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, हम एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा फील करते हैं, हम इस सिचुएशन में जो भी शैडोज, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उन्हें कुचल कर आगे बढ़ जाएंगे और अपना रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग करेंगे, और हम आगे लव में इतना एक दूसरे में इंग्रॉस्ड हो जाएंगे कि शायद ये बॉन्ड टूटे ना टूट सके। ओके, एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड मतलब कम होना। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जब हम यहाँ पर सेकंड स्टेज में, जब सूरज बिल्कुल हमारे ऊपर होता है, बिल्कुल प्रॉब्लम्स हमारे होती हैं, दिखाई नहीं देती, लव अपने एपिक पॉइंट पर पहुँच चुका होता है, तो तब जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ हो रही होती हैं, पीछे होती हैं, यहाँ पर दिखती नहीं है, तो जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे होती हैं, ये प्रॉब्लम्स को हम क्या करेंगे? ये कम हो जाएंगी, ये रिड्यूस हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, एक दूसरे से हम इतना ज़्यादा अटैच्ड हो चुके हैं कि हम प्रॉब्लम्स धीरे धीरे हमारे रिलेशनशिप में कम होती जाएंगी, क्योंकि हम स्ट्रांगली एक दूसरे से कनेक्ट होते जा रहे हैं। So, whilst our infant loves did grow, disguises did and shadows flow. अब whilst again आपका एक archaic word है जिसका मतलब है आज के ज़माने में while. Okay, disguises का मतलब क्या होता है? To change something so that people cannot recognize it. जब आप किसी चीज़ को थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हो, उसका थोड़ा रूप बदल रहे हो, तो आप उसको पहचान नहीं पाओगे, लोग उसको पहचान नहीं पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है इन्फेंट लव के बारे में। इन्फेंट लव मतलब वो प्यार जो अभी अभी पैदा हुआ है, यानी जो नया नया प्यार है, जब बिल्कुल नया नया लवी डवी सा रिलेशनशिप होता है, जिसमें कोई लड़ाइयाँ नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब कुछ बढ़िया अच्छा लगता है, एक दूसरे की बुरी आदतें भी अच्छी लगती हैं, हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा ये नया जो फ्रेश प्यार है, जो नया नया प्यार है, वो बढ़ता जा रहा है, ग्रो होता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। डिस्गाइसेस डिड एंड शैडोज फ्लो, यानी मुश्किलों ने अपना रूप बदला, और जो परेशानियां थी, जो प्रॉब्लम्स थी, वो हमसे आगे बढ़ती जा रही थी। क्योंकि अब अगर आप इस पिक्चर में देखें, इसके बाद वाली स्टेज में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो शैडो है, वो आगे की तरफ बन रही है, तो प्रॉब्लम्स आगे की तरफ बढ़ेंगी, विल फ्लो फ्रॉम अस, यानी हमसे आगे की तरफ बढ़ जाएंगी। एंड आर केयर्स बट नाउ इट इज़ नॉट सो, इट इज़ नॉट सो। तो एंड आर केयर्स का मतलब क्या है? केयर करना, यानी जब आप किसी की केयर करते हो। तो यहाँ बोला जा रहा है कभी कभी रिलेशनशिप में जब आप एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करने लगते हो,
तो ये चीज़ किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है? पोजेसिवनेस। आपको बहुत पोजेसिव हो जाते हो आप अपने पार्टनर के लिए और शायद सामने वाले को घुटन होने लगती है। हमारे लिए तो वो लव है, लेकिन हमारे लिए, उनके लिए ये पोजेसिवनेस कहीं ना कहीं घुटन बन रही है और शायद इस केयर की वजह से भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओके, दैट लव hath not attained the highest degree which is still diligent lest others see। यहाँ पर भी अगेन एक आर्केइक वर्ड है। hath का मतलब आज के ज़माने में होता है have। diligent का मतलब क्या होता है? showing care and effort in your duties। जब आप अपनी कोई ड्यूटी कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो आप उसमें एफर्ट दिखा रहे हो, मेहनत दिखा रहे हो, बहुत केयर कर रहे हो उस रिलेशनशिप की। दैट इज कॉल्ड डिलिजेंट। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, सेकंड स्टेज पर भी आ गए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि हमारा प्यार अपनी हाईएस्ट डिग्री पे पहुंच गया है, यानी बिल्कुल अपने एपिक पॉइंट पे पहुंच गया है कि बस ये हमारा हाईएस्ट डिग्री है, इससे ज़्यादा तो कोई किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। तो वो कह रहे हैं अभी तक ऐसा कोई हाईएस्ट डिग्री का पॉइंट नहीं आया है और ये चीज़ डिलिजेंट है, यानी हमारा प्यार हर दिन मेहनत कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बन रहा है और बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। यानी हर दिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे टाइम जा रहा है, हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और ये चीज़ दुनिया देखेगी। और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि ऐसा एक दिन ज़रूर आएगा कि हमारा प्यार अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा और ये चीज़ दुनिया देखेगी कि कितना कितना ये अच्छा कपल है, कि इनका बॉन्ड देखो कितना अच्छा कपल है। तो मुझे इस चीज़ का विश्वास है। ये पोएट कहते हैं, एक्सेप्ट आर लव्स एट दिस नून स्टे वी शैल न्यू शैडोज मेक द अदर वे। एक्सेप्ट आर लव एट दिस नून स्टे। अब ये जो सेकेंड स्टेज है, जो कि नून की स्टेज है, जिसमें दिन के 12 बजते हैं, जब सन बिल्कुल हमारे अब ओवर आवर हेड होता है, बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा शैडोज दिखती नहीं है। तो बोल रहे हैं एक्सेप्ट आवर लव स्टेज एट नून स्टे। हमारा प्यार इस नून की स्टेज पर तो स्टे करेगा, इस नून की स्टेज पर तो स्टे करेगा, क्योंकि एकदम एपिक पॉइंट पर पहुंचने की कगार पर है स्टेज पर। इस पर हमें एक दूसरे की प्रॉब्लम ज़्यादा दिख नहीं रही, ना अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा है, बट बढ़िया स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। वी शैल न्यू शैडोज मेक द अदर वे। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे और जब हम थर्ड स्टेज पे यानी पोस्ट नून स्टेज पर आएंगे, तब न्यू शैडोज आएंगी, यानी और न्यू प्रॉब्लम्स दिखने लगेंगी हमें हमारी लाइफ में। कभी कभी जब शादी हो जाती है तो स्टार्टिंग में सब बढ़िया लगता है, धीरे धीरे लड़की को लड़के की मम्मी से प्रॉब्लम होने लगती है, सास को अपनी बहू से प्रॉब्लम होने लगती है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है लड़का और लड़की के। यस, तो शुरू में तो सब बढ़िया लगता है, लेकिन यहाँ ये बोला जा रहा है कि जब नून स्टेज हो जाएगी उसके बाद न्यू शैडोज आएंगे, यानी नई प्रॉब्लम्स आएंगी किसी भी रिलेशनशिप में, और वो बहुत आगे तक जाएंगी। वी शैल न्यू शैडोज मेक द अदर वे, यानी आगे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी और हमें डजेंट मैटर कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, हमें हमारा लव मेंटेन करके रखना है। As the first were made to blind others, these which come behind will work upon ourselves and blind our eyes। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट थी, यानी जो पहली वाली प्रॉब्लम्स थी, यानी जब नून का टाइम था, यानी जब सन जस्ट हमारे हेड के ऊपर था, जब हाईएस्ट डिग्री एपिक पॉइंट पे हमारा प्यार पहुंच चुका है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स दिख नहीं रही, तब क्या होता है, तब शुरू में जब नया नया प्यार होता है तो बहुत लवी डबी सा रिलेशनशिप होता है। तो जो अदर्स होते हैं, दूसरे लोग जब हमारे रिलेशनशिप को देखते हैं तो वो ब्लाइंड होते हैं, वो अंधे हो जाते हैं और वो देखते हैं वाह कितना बढ़िया कपल है, बिल्कुल लड़ाई नहीं हो रही, कितना मतलब परफेक्ट कपल है, दोनों में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो दूसरे अदर्स जो होते हैं वो शुरू में हमें देख के ब्लाइंड होते हैं, हमारे रिलेशनशिप को देखकर ब्लाइंड हो जाते हैं, यानी अंधे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या दिखता है, उन्हें ये दिखता है कि कितना प्यार भरा रिलेशनशिप है, कोई लड़ाई नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब सामने हम और आगे बढ़ते हैं और जब हमारी पीछे, हमारे बिहाइंड जो हमारी शैडो होती है वो जब हमारे सामने आती है, यानी जो प्रॉब्लम्स बैकग्राउंड में होती है, दिखती नहीं है, धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ता है, तो जब सूरज थर्ड स्टेज पर आता है तो ये शैडो जब आगे की तरफ हमें दिखती है तो क्या होता है, तब वी वर्क अपॉन आवरसेल्व्स, हम अपने ऊपर काम करते हैं कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है, कैसे हो रही है, क्या हो रही है। हम इतना वो हो जाते हैं कि हम खुद ब्लाइंड हो जाते हैं, ब्लाइंड आर आइज, यानी कि हमको सिर्फ क्या दिखता है, हमको सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखती है, क्योंकि हमारे सामने क्या है, अब
शैडो सामने आ गई तो हमारे सामने सिर्फ परेशानी और तकलीफ दिखती है। हमें लगता है किस रिलेशनशिप में आ गए, हम तो डिवोर्स ले लेते हैं, हम तो ब्रेकअप कर लेते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उस सिचुएशन में, तो हम ब्लाइंड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर हमें वो प्यार नहीं दिखता जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। हम अंधे हो जाते हैं, हमारी आंखों के सामने से वो प्यार चला जाता है। हमें सिर्फ क्या दिखता है? हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखती हैं उस वक्त। इफ आर लव्स फेंट एंड वेस्टवर्डली डिक्लाइन। अब फेंट का मतलब क्या होता है? फीका पड़ना, कोई चीज़ कम हो रही है। और वेस्टवर्डली डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? जो सन होता है, सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी सूरज जो होता है वो वेस्ट डायरेक्शन में सेट करता है, यानी डूबता है, डिक्लाइन करता है। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि जैसे सूरज वेस्ट डायरेक्शन में डिक्लाइन करता है, यानी डूब जाता है और उसके बाद अंधेरा हो जाता है, हमारा प्यार भी अगर फेंट हो गया, यानी फीका पड़ गया, ख़त्म होने लगा इन प्रॉब्लम्स की वजह से, टू मी दाउ फॉल्सली दाइन, तो फिर मैं तुम्हें उन प्यार भरी नज़रों से नहीं देख पाऊंगा जैसे मैं इस वक्त देखता हूँ तुम्हें या देखता आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, हमें एक दूसरे से सिर्फ परेशानी है, दिक्कत है, तो मैं वो तुम्हें वैसा प्यार नहीं कर पाऊंगा जैसा मैं करता आ रहा हूँ या जैसा मैं इस वक्त कर रहा हूँ। एंड आई टू दी माइन एक्शंस शैल डिस्गाइज। तो यहाँ ये बोला जा रहा है और फिर क्या होगा? जो मेरे एक्शंस होंगे, प्यार भरे बिहेवियर्स होंगे तुम्हारे प्रति, वो सब क्या होंगे? वो सब खत्म होते जाएंगे और डिस्गाइज हो जाएंगे, यानी मैं तुमसे शायद चीज़ें छुपाने लगूंगा। कभी कभी किसी किसी रिलेशनशिप में लोग चीज़ें छुपाते हैं, डिसलॉयल प्रूव हो जाते हैं, डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, झूठ बोलते हैं अपने पार्टनर से। तो पोएट कह रहे हैं कि अगर हमारा प्यार भी फीका पड़ने लगा, जैसे सूरज वेस्ट में डूब जाता है, हमारा प्यार भी अगर वैसा फेंट होने लगा, फीका पड़ने लगा, तो मैं वैसे तुम्हें उन प्यार भरे एक्शन से, बिहेवियर से, नज़रों से नहीं देख पाऊंगा जैसा मैं तुम्हें देखता हुआ आ रहा हूँ। हो सकता है शायद मैं डिस्गाइज भी करूँ, यानी तुमसे चीज़ें छुपाऊँ, डिसलॉयल प्रूव हो जाऊँ, डिसऑनेस्ट प्रूव हो जाऊँ तुम्हारे सामने। The morning shadows were away, but these grow longer all the day. अब ये बोला जा रहा है कि जो मॉर्निंग टाइम की शैडो थी, जो प्रॉब्लम्स मॉर्निंग टाइम में थी, यानी जो फर्स्ट स्टेज थी जब ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखती नहीं थी, पीछे तरफ शैडोज होती थी, यानी सिर्फ बैकग्राउंड में प्रॉब्लम्स होती थी, दिखती नहीं थी, बहुत लवी डवी सा तब रिलेशनशिप था। तो जब मॉर्निंग शैडोज थी तब प्रॉब्लम्स बहुत अवे थी हमसे, बहुत दूर थी, एक बहुत प्यार भरा रिलेशनशिप था। बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, जैसे जैसे सूरज फिर ऑन अबव आवर हेड आता है, फिर जब सामने की तरफ आता है तो हमारी शैडो सामने होती है, यानी प्रॉब्लम्स सामने की तरफ दिखती हैं। तो इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, आपके थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ में आप जाओगे रिलेशनशिप की, तो क्या होगा? ये प्रॉब्लम्स आपको सामने दिखने लगेंगी, उभर उभर के प्रॉब्लम्स दिखेंगी सामने वाले की कि तुम में ये कमी है, वो बोलेगा तुम में ये कमी है, लड़ाई होंगी, प्रॉब्लम्स होगी। कभी कभी बच्चों के टॉपिक पे भी पेरेंट्स के बीच में, कपल्स के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो उस मोमेंट में जो शैडो होगी वो लॉन्गर दिखेगी, यानी प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिखेंगी। कब? जब थर्ड स्टेज आ जाएगी। बट ओ love's day is short if love decay। यहाँ पर decay का मतलब क्या है? to become gradually damaged, worse or less। जब धीरे धीरे कोई चीज़ डैमेज होने लगती है, बर्बाद होती है, वर्स यानी बदतर होने लगती है या बिल्कुल कम हो जाती है, उसे हम यहाँ पर कहेंगे decay। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि love's day is short, प्यार का दिन तो बहुत छोटा सा है, यानी ये ज़िंदगी हमारी बहुत छोटी सी है, और इसमें भी लव मोमेंट्स क्रिएट करना, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना, ये वक्त तो और भी कम है, क्योंकि लाइफ में हमारे पास दूसरे भी काम है, हमें जॉब भी करना है, हमें सोना है, हमें खाना है, पीना है, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो प्यार का समय कहाँ है? तो लव्स डे इज शॉर्ट, बहुत थोड़ा सा है, और उसमें भी अगर हमारा लव डीके हो जाएगा, कम हो जाएगा, हम लड़ेंगे, बद से बदतर हो जाएगा रिलेशनशिप, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि लव आखिर है क्या। तो यहाँ पर अब बता रहे हैं पोएट कि लव क्या है। लव इज़ अ ग्रोइंग और फुल कॉन्स्टेंट लाइट। प्यार क्या है? प्यार तो कोई ग्रो होने की, कोई बढ़ने की चीज़ है। हर दिन आपका प्यार आपके पार्टनर के साथ बढ़े, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो, यही प्यार है। और फुल कॉन्स्टेंट लाइट, प्यार उस कंटिन्यूसली चमकती हुई लाइट की तरह है जो कभी फीका नहीं पड़ सकता। यानी चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, कितनी भी तकलीफ़ें आ जाएं, किसी भी स्टेज में, आप मॉर्निंग स्टेज में हो, नून स्टेज में हो या पोस्ट नून स्टेज में हो अपने रिलेशनशिप की, आप अगर आप ट्रू लव करते हो अपने पार्टनर से, तो ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे चली जाएंगी, क्योंकि मॉर्निंग है, फिर नून है,
फिर बीच में क्या आ जाता है, इवनिंग यानी शाम का समय आता है, यानी वो समय है जब सूरज बिल्कुल ढल रहा होता है, प्रॉब्लम्स आपके सामने, क्योंकि शैडो सामने की तरफ दिखती है, लेकिन उसके बाद सूरज ढलेगा यानी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। आपके पास नाइट टाइम आएगा जब सूरज बिल्कुल नहीं होगा और एक ग्लीम ऑफ लाइट में आप अपने पार्टनर के साथ फिर से लव मेकआउट कर सकते हो। एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टर नून इज नाइट, यानी नून के बाद, दिन के 12 बजे वाली स्टेज के बाद जो पहला प्यार का जो मिनट होगा वो नाइट में होगा। क्यों? क्योंकि थर्ड स्टेज पर तो आपको प्रॉब्लम्स दिख रही है, इवनिंग आ रही है, तो यानी उसके बाद आप लव कब एक्सपीरियंस कर सकते हो, नाइट में, जब सूरज ढल चुका होता है, जब आपके ऊपर आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखती, यानी आप अपने रिलेशनशिप में इतना स्ट्रांग हो चुके होते हो कि आप अब अपना पूरा टाइम सामने वाले के साथ स्पेंड कर सकते हो डिस्पाइट इन कितनी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं आपकी लाइफ में। ओके, सो ट्रू लव कैन नेवर बी एंडेड, कभी भी खत्म नहीं हो सकता, डजेंट मैटर कितनी ही प्रॉब्लम्स आ जाए। In the poem, A Lecture Upon the Shadow by John Donne, the poet asks his beloved to stand still and with a carefree mindset to listen to the poet's lecture on true love. तो ये जो आपकी पोम है जिसका नाम है A Lecture Upon the Shadow, उसके पोएट कौन है? जॉन डन। तो जो पोएट है वो अपनी बिलव्ड यानी अपनी वाइफ से कहते हैं कि तुम शांति से खड़ी रहो और बिल्कुल केयरफ्री होके, बिल्कुल फ्री माइंड से होके आराम से मेरा लेक्चर सुनो। और लेक्चर किस टॉपिक पे देने वाला हूँ मैं? ट्रू लव के बारे में। मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि ट्रू लव, सच्चा प्यार क्या होता है। द पोएट रेफर्स टू द 3 hours he had spent with his beloved, which refers to the initial stage that the two, the poet and his beloved, were together. तो पोएट कैसे शुरुआत करते हैं? पोएट उसको बताना शुरुआत करते हैं कि अभी अभी जो मैंने तुम्हारे साथ ये 3 घंटे बिताए हैं, वो 3 घंटे हमारे रिलेशनशिप का, हमारे प्यार का इनिशियल स्टेज है, यानी पहला स्टेज है, जिसमें बहुत लवी डवी सा रिलेशनशिप होता है, कोई लड़ाई नहीं होती, हमें एक दूसरे की कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई देती, एक दूसरे का कोई भी प्रॉब्लम अगर होती भी है तो हम नज़रअंदाज कर देते, क्योंकि इनिशियल बिल्कुल फ्रेश न्यू स्टेज है हमारे रिलेशनशिप का। और वो बोलते हैं कि ये वो टाइम है जब हम हमेशा साथ रहते हैं, कभी भी लड़ाई नहीं होती, कभी कोई झगड़ा नहीं होता है स्टेज में। तो ये जो आपकी पोम है इसमें एक कॉन्सेप्ट बताया गया है, जो 6th क्लास की साइंस में जो चैप्टर है आपका लाइट्स एंड शैडोज, उसमें से शैडो यानी परछाई, कि पूरे दिन के किस किस समय पर आपकी शैडो, आपकी परछाई कैसे बनती है। तो पहली शैडो होती है मॉर्निंग टाइम में, यानी ऑब्जेक्ट के पीछे बनती है शैडो। फिर आता है नून टाइम, यानी जब दिन के 12 बजते हैं तब शैडो कैसी होती है? तब सन बिल्कुल हमारे ऊपर होता है और शैडो, सन इज ओवर आवर हेड, और शैडो बिल्कुल छोटी सी बनती है, पैरों के नीचे जस्ट होती है, ना आगे दिखती है ना पीछे दिखती है, बहुत छोटी सी शैडो होती है। और फिर आता है लेट आफ्टरनून या फिर पोस्ट नून, यानी जब शाम का समय होता है, जब सूरज बिल्कुल इस डायरेक्शन में आता है, सन ढलने वाला होता है, तब जो भी शैडो होती है वो आपके सामने की तरफ दिखती है। यस, तो ये बताया गया कि एक रिलेशनशिप के भी 3 स्टेजेस होते हैं, मॉर्निंग, नून एंड पोस्ट नून। जब एक नया नया रिलेशनशिप होता है, बहुत लवी डबी सा होता है, कोई लड़ाई नहीं होती, कोई झगड़े नहीं होते, तो परछाई, यहाँ पे शैडो को बोला गया है प्रॉब्लम्स। यहाँ पे जब जब शैडो की बात आएगी उसका मतलब यहाँ पे है प्रॉब्लम्स यानी परेशानियाँ। तो बोला गया कि जब नया नया रिलेशनशिप होता है तो आपको परछाई नहीं दिखती, क्योंकि परछाई पीछे की तरफ होती है, आपको कोई प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देती एक रिलेशनशिप में। लेकिन धीरे धीरे दिन जैसे बढ़ते जाते हैं, वक्त बीतता जाता है, रिलेशनशिप थोड़ा स्ट्रांग होता जाता है, तो वो नून स्टेज पर आ जाता है आपका रिलेशनशिप। और उस वक्त भी प्रॉब्लम्स होती हैं, थोड़ी सी दिखती हैं, होती ज़रूर है लेकिन दिखती बहुत थोड़ी सी कम है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो चुका है, समहाउ अपने एक एपिक, अपने एक हाईएस्ट पॉइंट पर आ चुका है। तो आपको ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है, और बेसिकली आपको प्रॉब्लम्स नहीं दिखती। फिर जैसे जैसे रिलेशनशिप अपने 3rd फेज पे पहुंचता है, वक्त बीतता जाता है, तब ये जो शैडो है ये आगे की तरफ आती है, यानी धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आपके सामने आपको नज़र आने लगती हैं कि ओके मेरे पार्टनर में ये प्रॉब्लम है, या उसमें ये तकलीफ़ है, या ये तकलीफ़ आ रही है हमारे रिलेशनशिप में, और उसकी वजह से क्या होता है, लड़ाई झगड़े बहुत होने लगते हैं और प्यार धीरे धीरे कम होने लगता है। ओके, सो ये 3 स्टेजेस समझाए जा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। द शैडोज दैट द टू क्रिएटेड इन द मॉर्निंग आवर्स सिंबलाइज द इनिशियल स्टेज ऑफ देयर लव। तो जो शैडो, जो परछाई उन दोनों ने, पोएट और उसकी बिलव्ड यानी उसकी पार्टनर ने क्रिएट करी थी मॉर्निंग आवर्स में, ये क्या सिंबलाइज करती है, क्या दर्शाती है? कि ये उनके प्यार का अभी इनिशियल स्टेज है, यानी शुरुआती समय। क्यों? क्योंकि इस वक्त उन दोनों को एक दूसरे की कोई प्रॉब्लम, कोई शैडो, कोई तकलीफ नहीं दिख रही।
हाउएवर जैसे जैसे नून आता है, यानी जैसे जैसे दिन के 12 बजते हैं, जब सूरज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है, बहुत तेज़ धूप होती है, तब सन बहुत ब्राइटली शाइन करता है। और तब क्या होता है, तब शैडो बिल्कुल दिखती नहीं है, इट्स नॉट विजिबल। दिख रही है क्या शैडो, बहुत थोड़ी सी दिख रही है, यानी प्रॉब्लम्स तब बिल्कुल भी नज़र नहीं आती, सब कुछ बढ़िया दिखता है, रिलेशनशिप में बहुत ब्राइट है और कोई डार्कनेस का स्कोप नहीं है, यानी कोई अंधेरा नहीं है, कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े नहीं, सब कुछ बढ़िया बेस्ट चल रहा है रिलेशनशिप में। द नून टाइम इज सिम्बॉलिक ऑफ व्हेन द लव हैज़ द ब्राइटेस्ट शाइन। तो नून टाइम क्या सिंबलाइज करता है, क्या दर्शाता है कि प्यार का इस वक्त बिल्कुल ब्राइटेस्ट टाइम चल रहा है, यानी प्यार बहुत तेज़ी से चमक रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया रिलेशनशिप। लोग देखकर ऐसा सोचते हैं कि वाह यार क्या कपल है ऐसा, और अपने पीक पॉइंट पे यानी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है इस वक्त। जो लवर्स होते हैं वो बिल्कुल अपने प्यार में उस वक्त एनग्रॉस्ड होते हैं, यानी बिल्कुल डूबे हुए रहते हैं अपने प्यार में अपने पार्टनर के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती इस वक्त उन लोगों को एक दूसरे की। जब उनका इनिशियल लव ग्रो कर रहा है, यानी धीरे धीरे जो ये जो मॉर्निंग वाला फेज है, जो ये रिलेशनशिप है धीरे धीरे ग्रो करता है, तो शैडोज फ्लो एंड चेंज देयर अपीयरेंस। यानी अभी जब इनिशियल फेज में थे जब वो लोग, तो शैडो तब पीछे की तरफ थी, यानी प्रॉब्लम्स बहुत पीछे छोड़ दी उन्होंने, हैं भी लेकिन दिख भी नहीं रही है प्रॉब्लम्स, क्योंकि प्यार में डूबे हुए हैं। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा, सेकंड स्टेज पर उनका रिलेशनशिप पहुंचा, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया रिलेशनशिप है, प्रॉब्लम्स अभी भी है बट थोड़ी सी दिख रही है क्योंकि लव बहुत स्ट्रांग हो गया है। लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो शैडोज अपना अपीयरेंस चेंज करेगी, यानी पहले पीछे थी, फिर ओवर द हेड दिख रही थी, फिर अब सामने की तरफ आगे की तरफ दिखेगी, यानी शैडोज का मतलब यहाँ पे है प्रॉब्लम्स इन अ रिलेशनशिप। ठीक है, द शैडोज आर सिम्बॉलिक टू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो ये शैडो क्या है, आपका जो लव है, आपका जो प्यार है, उसके अलग अलग स्टेज को दर्शा रही है शैडो, कि पहले प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं दिखती, फिर होती हैं लेकिन थोड़ी सी दिखती हैं, और फिर बाद में तो इतनी दिखती है कि प्यार ही लोगों का खत्म होने लगता है। तो पोएट हमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि while the lovers believe that their love has reached the highest peak and there is nothing beyond it, the love they share continues to grow। तो जब ये नून वाला सेकंड स्टेज पॉइंट आ जाता है, तो जो लवर्स होते हैं उनको ये यकीन होने लगता है कि उनका जो प्यार है वो अपने हाईएस्ट पीक पॉइंट पर पहुंच गया है और इसके आगे अब कुछ नहीं है, यानी ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, और वो कंटिन्यू करते हैं अपने प्यार को ग्रो करना, अपने रिलेशनशिप को फर्दर इंक्रीज करना। ओके, उन दोनों के बीच का जो प्यार है, लवर्स के बीच का जो प्यार है, विटनेसेस कांस्टेंट ग्रोथ एंड अदर्स मस्ट नॉट मॉक इट। यानी वो क्या देखते हैं कि हमारा प्यार कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, और दूसरों को इस चीज़ का मॉक नहीं करना चाहिए, यानी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ओके, जो नून की शैडोज थी, यानी दिन के 12 बजे की जो शैडोज थी जो लवर्स ने क्रिएट करी थी, वो ब्लाइंड देम। यानी जब सेकेंड स्टेज आता है, जब सन बिल्कुल हमारे ऊपर आता है, यानी शैडो बिल्कुल पैरों के पास कहीं बनती है, बेसिकली प्रॉब्लम्स तो होती हैं लेकिन ना अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा है, सब बस बेस्ट लग रहा है, उस वक्त लवर्स कहीं ना कहीं ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही, सब कुछ उनको परफेक्ट लग रहा है, एंड दे वुड बी अनेबल टू ट्रूली अंडरस्टैंड व्हाट देयर लव मीन्स एंड हाउ डीप इट इज़। और उस वक्त ये इस सिचुएशन में होते हैं कि उनको ये नहीं समझ में आता कि हमारा प्यार का क्या मतलब है और कितना गहरा है हमारा प्यार एक दूसरे के लिए है, हम लाइफ में एक दूसरे के साथ कितना आगे तक जाएंगे। अभी तो बस प्यार की पट्टी आंखों पे बंधी हुई है, अंधे हो गए, बस सब कुछ बढ़िया लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त। द पोएट गिव्स अनदर सिचुएशन वेयर द लवर्स लव स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। फिर पोएट एक थर्ड स्टेज के बारे में एक नई सिचुएशन देते हैं। अब यहाँ पर धीरे धीरे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाता है, एक दूसरे के साथ आप एक छत के नीचे रहने लगते हो, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे जो लवर्स का प्यार है आपस में वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है, यानी कम होने लगता है। यानी जो ग्राफ था वो ऐसे गया था, फिर धीरे 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 अब कम हो रहा है। यानी ये आपकी समझ लो मॉर्निंग स्टेज थी, जो ये वाली स्टेज है वो नून की स्टेज है, और जो ये वाली स्टेज है जहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है प्यार, वो समझ लो आपका पोस्ट नून, यानी नून के बाद वाला जो स्टेज है वो बताई जा रही है। इसे ऐसे ग्राफ बताया गया है। तो यहाँ पे जो लवर्स का प्यार है वो बिल्कुल डिक्लाइन हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। कैसे? जैसे सूरज वेस्ट डायरेक्शन में डूबता है, एवरीवन नोज दैट सन सेट्स इन द वेस्ट, जैसे सन वेस्ट में जैसे डूब जाता है और वहाँ पर सब कुछ फीका हो जाता है सन के डूबने के बाद, वैसे ही प्यार भी बताया गया कि जब थर्ड स्टेज पर आ जाता है तो प्यार बिल्कुल कम होने लगता है, घटने लगता है और फीका पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स उभर उभर के दिख रही है, एक दूसरे की लिटरली शक्ल से भी नफरत हो जाती है, लोग डिवोर्स तक पहुँच जाते हैं।
यस, द पोएट एंड हिज लवर वुड नॉट बी ऑनेस्ट टू ईच अदर एंड बिकम ऑब्लिवियस टू द लव। ये वो सिचुएशन होती है जब पोएट जो होते हैं या उनकी जो लवर है यहाँ पर, वो एक दूसरे से डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, यानी चीज़ें छुपाने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, लॉयल नहीं होते, यस, और प्यार के लिए बहुत ऑब्लिवियस हो जाते हैं, यानी नफरत सी होने लगती है प्यार से, है ना। तो ऐसा होने लगता है आपके थर्ड स्टेज में, प्यार कम होने लगता है। तो पोएट हमें ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो मॉर्निंग स्टेज की जो शैडोज थी वो क्या दर्शाती है, वो दर्शाती है कि एक लवर की लाइफ का बिगिनिंग स्टेज कैसा होता है, जब सब कुछ बढ़िया होता है, दूसरे लोग जब देखते हैं उनको तो बोलते हैं वाह क्या कपल है, एंड फिर धीरे धीरे जो उनका प्यार होता है वो एक पीक पॉइंट पे पहुंचता है, यानी कि सेकेंड स्टेज जो कि नून, जब दिन के 12 बजे सन बिल्कुल हमारे ऊपर होता है। When they start to lose their physical charm, अब धीरे धीरे फिजिकल चार्म, यानी अब एक दूसरे की बॉडी भी नहीं अच्छी लग रही, तो ये धीरे धीरे नून टाइम में होता है कि धीरे धीरे एक दूसरे का फिजिकल इंटीमेसी भी अब कम होती जा रही है। तो जो लव होगा वो कंटिन्यू तो करेगा ग्रो होने में, ठीक है, इफ द लवर्स शेयर टुगेदरनेस दैट गोज बियॉन्ड फिजिकलिटी, यानी नून टाइम के बाद भी, सेकेंड स्टेज के बाद भी अगर सिर्फ शारीरिक प्यार नहीं, अगर सिर्फ फिजिकलिटी के ऊपर प्यार डिपेंड नहीं करता, तो ये प्यार डेफिनेटली कंटिन्यूसली ग्रो करेगा और टुगेदरनेस यानी साथ में रहना ये लोग शेयर करेंगे, यानी प्यार बढ़ेगा। इसके ऊपर इस लेवल तक आपको अपना लव ले जाना पड़ेगा। बट द मोमेंट द लवर्स आर नॉट लॉयल और ऑनेस्ट टू ईच अदर, लेकिन जब वो पॉइंट आ जाता है जब लवर्स एक दूसरे के लिए बिल्कुल लॉयल नहीं रहते, झूठ बोलते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, तो क्या होगा, तब लव स्टार्ट टू वेयर ऑफ। और ये वो पॉइंट आ जाता है जब प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े आते हैं और धीरे धीरे प्यार खत्म होने लगता है और इवेंचुअली एंड, यानी खत्म ही हो जाता है, लोग डिवोर्स तक कर लेते हैं। तो यहाँ पर पोएट एंड में आखिरी में क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि जो लव है वो ग्रोइंग एंड फुल कॉन्स्टेंट लाइट है। अगर आप पोम पढ़ेंगे तो आखिरी में पोएट कह रहे हैं कि जो लव है इट्स ग्रोइंग एंड फुल कॉन्स्टेंट लाइट, यानी प्यार तो बढ़ने वाली चीज़ है, ग्रो होने वाली चीज़ है, कभी कम होने वाली चीज़ नहीं है। डजेंट मैटर कितनी ही प्रॉब्लम्स आ जाएं, तकलीफ़ें आ जाएं, प्यार तो कंटिन्यूसली उस चमकती हुई रोशनी की तरह है जो कभी फीका नहीं पड़ सकता, चाहे कितना भी समय बीत जाए आपकी लाइफ में। अगर ट्रू लव है, अगर फिजिकलिटी के ऊपर भी आप सोच रहे हो, यानी किसी की बॉडी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी सोल उनसे कनेक्ट होती है, तो दैट इज़ ट्रू लव। फिर वो किसी भी प्रॉब्लम्स को भी क्रॉस कर जाएगा। एंड सेज दैट इट कीप्स इंटेंसिफाइंग, और पोएट ये भी कहते हैं कि अगर प्यार बढ़ता जा रहा है, झूठ नहीं है, लड़ाई झगड़े होने के बाद भी आप मैनेज कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप में स्ट्रांगली खड़े हो, तो वो प्यार इंटेंसिफाई होता जाएगा, यानी और डीप और गहरा बढ़ता जाएगा। लाइफ टाइम आप उस इंसान के साथ रह सकते हो। इफ़ द लाइट इन लव डिक्लाइंस, अगर ये जो लाइट है, जो प्यार है आपके प्यार में, यानी आपके प्यार में जो ये सच्चाई की रोशनी है, अगर वो डिक्लाइन होती है, वो ख़त्म होने लगती है, तो द डेथ ऑफ लव इज़ इनएविटेबल। और इस सिचुएशन में प्यार की मौत होना तो निश्चित है। बस आपको स्ट्रांगली खड़े रहना है, आपको ऑनेस्ट रहना है, डिसलॉयल प्रूव नहीं होना आपको। कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, धीरे धीरे आपको अपना प्यार स्ट्रांग बनाना है और आप एंड तक उसी इंसान के साथ ही रहोगे टिल योर लास्ट ब्रेथ। ओके, हाउ डू द शैडोज बिफोर नून डिफर फ्रॉम द शैडोज आफ्टर नून? वॉट डू द टू काइंड्स ऑफ शैडो रिप्रेजेंट? तो पोएम में नून का मतलब क्या है? नून का मतलब जब दिन के 12 बजते हैं, जब सूरज बिल्कुल आपके सर के ऊपर होता है और जो शैडो होती है वो बिल्कुल छोटी सी दिखती है आपकी। ओके, तो पोएम में बताया गया है 2 तरीके की शैडोज, यानी 2 तरीके की परछाई। एक नून से पहले यानी दिन के 12 बजे वाली परछाई जो काफ़ी डार्क दिखती है, और एक दिन के 12 बजे के बाद वाली परछाई जो कि पोस्ट नून की परछाई होती है। तो ये जो दोनों शैडोज़ हैं पोएम में जो बताई गई हैं, नून के पहले एंड नून के बाद वाली, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ओके, ये हमें बताना है। सो द आंसर इज द पोएट रिफर्स द नून एज 12 PM, अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो बेसिकली पोएट ये जो नून का वक्त है उसको क्या बता रहे हैं कि जो नून होता है वो दिन के 12 बजते हैं। ऑब्वियसली हम सबको पता है, और ये बहुत शॉर्ट टाइम होता है। दिन के 12 कितनी देर के लिए बजते हैं? वो 1 मिनट के लिए होता है वो समय। तो 1 मिनट भी अगर इस 12 से प्रिसीड होगा, पहले होगा, तो वो 12 के पहले वाली शैडो कहलाएगी। और अगर 1 मिनट भी इस दिन के 12 के बाद सक्सीड करे, यानी 12 बज के 1 मिनट भी हो गया या 2 मिनट भी हो गया, तो वो 12 के बाद वाली शैडो कहलाई। ओके, यानी जो 12 बजे का टाइम है बहुत
शॉर्ट टाइम है। तो इट इज सो सक्सीडिंग नून इज ईदर मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है। एक रिलेशनशिप जो कि प्यार के ऊपर बेस्ड है, यानी दो लवर्स हैं, उनका रिलेशनशिप है जिनका प्यार पे पूरा उनका रिलेशनशिप बेस्ड है, उनके लाइफ में भी देयर इज़ अ टाइम व्हेन टू पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर परफेक्टली। उनके रिलेशनशिप में भी एक ऐसा समय ज़रूर आता है जब वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल परफेक्टली समझ जाते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि आप क्या हो, मैं क्या हूँ, और हमारी आदतें क्या हैं। ओके, सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह जो शैडोज़, जो परछाइयाँ बताई गई हैं नून के पहले और नून के बाद में, ये इसीलिए बताई गई हैं ताकि वो हमको डिस्क्राइब कर सकें, बता सकें कि रिलेशनशिप इन लव बिफोर एंड आफ्टर राइट टाइम व्हेन देयर रिलेशनशिप इज मैच्योर्ड एंड दे अंडरस्टैंड ईच अदर परफेक्टली। तो बेसिकली ये जो दिन के 12 बजे का टाइम है, ये वो टाइम है जब आपका रिलेशनशिप बिल्कुल मैच्योर हो चुका है, यानी कि बिल्कुल अपने हाईएस्ट पॉइंट, अपने एपिक पॉइंट पे आ चुका है, आप सामने वाले को परफेक्टली समझ चुके हो। इससे पहले का जो वक्त होता है वो मॉर्निंग का समय होता है, यानी जब शैडो पीछे तरफ दिखती है, सामने वाले की प्रॉब्लम ज़्यादा दिखती नहीं है, तो ये थोड़ा कम मैच्योर होता है, यानी जब लवर्स को एक दूसरे के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता, बहुत ही लवी डवी सा रिलेशनशिप है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होती। जब यहाँ पर आते हैं दिन के 12 बजे, यानी नून के टाइम तक, स्टेज तक जब उनका रिलेशन आता है, तो वो एक दूसरे को परफेक्टली जानने लगते हैं। और धीरे धीरे जब समय बढ़ता है, जब नून के बाद वाली शैडो होती है, तो प्रॉब्लम्स आगे तरफ दिखती हैं, सामने दिखने लगती है उभर उभर के, क्योंकि नून के बाद जो शैडो होती है वो सामने की तरफ दिखती है, ठीक है। तो शैडो बिफोर नून इज क्लियर वेर एज इन आफ्टरनून इट फेड्स अवे। तो नून के पहले की जो शैडो होती है वो थोड़ी सी क्लियर होती है, क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप में बहुत क्लियर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद की शैडो फेड अवे होने लगती है। क्यों? क्योंकि नून के बाद जब शैडोज, जब प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं एक रिलेशनशिप में, तो प्यार धीरे धीरे फेड होता है, यानी फीका पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं और प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई देनी लगती है। ओके, नेक्स्ट, लव इज डिस्क्राइब्ड एज लाइट। व्हाट मेक्स द पोएट टॉक अबाउट शैडोज? पोएम में प्यार को क्या दर्शाया गया है कि प्यार एक लाइट है, एक चमकती हुई रोशनी है। तो ऐसा क्या हुआ कि पोएट ने इस पोएम में शैडोज यानी परछाइयों के बारे में बात करी है? आंसर इज, पोएट के अकॉर्डिंग जो शैडोज हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अप्स एंड डाउन्स इन अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन लव। यानी जब प्यार होता है दो लोगों के बीच में, तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, यानी कि कभी अच्छे दिन भी होते हैं, कभी बुरे दिन भी होते हैं। कभी आप बढ़िया बैठ के डिनर कर रहे हो, एंजॉय करो, और कभी तो आप बहुत लड़ाई कर रहे हो। तो ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। और शैडोज यानी परछाइयाँ क्या दर्शा रही हैं? पैरेलल ह्यूमन बॉन्डिंग विच इज टेस्टेड ओवर अ ग्रेजुअल पीरियड ऑफ टाइम। यानी हमारे साथ साथ कौन चलता है? हमारी परछाई। यानी परछाई कौन? हम हैं तो परछाई है। उसी तरीके से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स कोई दूसरा नहीं लाता है, हम खुद लाते हैं। जैसे परछाई हमारे साथ हमेशा रहती है, हमारी प्रॉब्लम्स भी पैरेलली हमारे साथ हमेशा रहती हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप्स में भी आती है। लेकिन ह्यूमन बॉन्डिंग अगर आपकी बहुत अच्छी है, जो बार बार टेस्ट करते हैं भगवान किसी भी रिलेशनशिप में, एक ग्रेजुअल टाइम पीरियड बीतने के बाद समय बीत रहा है, रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहा है, प्रॉब्लम्स कभी कभी लोगों को अफेक्ट करती हैं, कभी नहीं भी अफेक्ट करती हैं, तो ये शैडोज यानी प्रॉब्लम्स तो आपके साथ हमेशा रहेंगी ही एक रिलेशनशिप में। अब जब सुबह की शैडो आप देखते हो, यानी कि जब एक रिलेशनशिप अपने अर्ली फेज में होता है, तो जो शैडो की लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो क्या मीन करती है, उसका क्या मतलब होता है? तो वो ये डिपिक्ट करती है, वो ये दर्शाती है मैच्योरिटी इन लव। यानी कि जब 12 बजे नून वाला टाइम आ जाता है, तब एक मैच्योरिटी आ जाती है, यानी आप अपने रिलेशनशिप में एक एपिक पॉइंट पे पहुंच गए हो, जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं लेकिन आपको कम दिख रही, क्योंकि आपका लव काफ़ी स्ट्रॉन्गर है। लेकिन उससे पहले मॉर्निंग का जब टाइम होता है, तो आपको शैडो पीछे की तरफ दिखती है, और आपको यानी कि प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही। शैडो का मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं किसी भी रिलेशनशिप में, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि आप अभी इनिशियल फेज है, बहुत लवी डबी सा रिलेशनशिप है। लेकिन नून के बाद जब शैडो बनती है, तो शैडो थोड़ी सी लाइट हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्यार कम होने लगता है और प्रॉब्लम सामने की तरफ दिखती है। क्योंकि आफ्टर नून जब सन आता है तो सामने की तरफ होता है, तो हमको क्या दिखता है? हमको हमारी शैडो सामने की तरफ दिखती है। यस, तो जैसा कि पोम में डिस्क्राइब करा गया है कि जो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ शैडो होती है, यानी तो बिल्कुल थोड़ी सी जब शैडो दिखती है, वो नून के समय यानी दिन के 12 बजे दिखती है। और ये क्या दर्शाता है कि आपके रिलेशनशिप में अटमोस्ट अंडरस्टैंडिंग है, यानी आप बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत एक दूसरे को आप समझ रहे हो। अगर आप कंपेयर करो लॉन्गर शैडो ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द डे, यानी
जब सुबह का समय होता है तो शैडो लंबी दिखती है, यानी लोगों को लगता है कि इनका रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि आपको लड़ाइयाँ नहीं दिख रही, क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही, शैडो पीछे की तरफ बन रही है। लेकिन जो 12 बजे वाला टाइम है, ये सबसे मैच्योरिटी वाला पॉइंट है। नेक्स्ट, कॉमेंट ऑन द यूज ऑफ द इमेज ऑफ द शैडोज फॉर द आइडिया दैट द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे। तो आपको कमेंट करना, आपको बताना है कि पोएट ने ये शैडोज, ये परछाइयों को इमेज किया है, यानी इमेजिन किया है, और इससे पोएट क्या हमें कन्वे करना चाहते हैं, क्या मैसेज हमें देना चाहते हैं शैडोज की इमेजिन करते हुए, कल्पना करते हुए। सो द आंसर इज, जो पोएट है वो बहुत क्लियर है अपनी आइडियोलॉजीज़ में, यानी उनको बिल्कुल पता है, जब वो नरेट कर रहे हैं, जब वो हमें अपनी कविता सुना रहे हैं, तो उनकी जो डीप थिंकिंग है, जो आइडियोलॉजीज़ है शैडो को लेके, प्यार को लेके, रिलेशनशिप को लेके, वो बिल्कुल क्लियर है। उनको पता है वो हमें क्या समझाना चाहते हैं। पहली आइडियोलॉजी क्या है, पहली हमें क्या डिपिक्ट करती है आइडियोलॉजी, एक बॉन्ड ऑफ लव एंड अंडरस्टैंडिंग, कि कैसे दो लोगों के बीच में बॉन्ड है प्यार का, उनके बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है दो लोगों के बीच में। इससे ये आइडियोलॉजी कंपेयर होती है कि जो रिलेशनशिप है वो किस पर बेस्ड है, लेंथ ऑफ द शैडो। लेंथ ऑफ द शैडो यानी परछाई कितनी लंबी है, यानी सुबह के समय परछाई थोड़ी लंबी होती है, यानी कि लोगों को लगता है रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाएगा, लेकिन जब नून तक आता है परछाई छोटी हो जाती है, और नून के बाद परछाई बहुत लाइट दिखने लगती है। तो ये जो शैडो है ये क्या दर्शा रही है, लेंथ ऑफ द शैडो, सॉरी ये जो शैडो है ये लेंथ ऑफ द शैडो डिपिक्ट हो रहा है। जितनी लंबी शैडो लोगों को लगता है उतनी लंबी लोगों का वो रिलेशनशिप आगे जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है। तो ये तो आपकी पहली आइडियोलॉजी थी। अब जो सेकंड आइडियोलॉजी पोएट हमें बताना चाहते हैं उसमें वो एक सिमिली ड्रॉ कर रहे हैं, यानी सिमिली बता रहे हैं। सिमिली एक पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ की कंपेयर करते हो, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हो, बस बीच में एज वर्ड आ जाता है या लाइक वर्ड आता है। ओके, ठीक है, एज या लाइक वर्ड से। तो उन्होंने एक रिलेशनशिप को कंपेयर किया हुआ है एज या लाइक वर्ड यूज करके शैडोज से, रिलेशनशिप कंपेयर्ड विद शैडोज। तो ये सिमिली बताई गई है उन्होंने कि लव कितना इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक हो सकता है, यानी लव कितना बेसिक हो सकता है एक पॉइंट पे जाके, कब होता है वो, जब पोस्ट नून होता है, और एक्सट्रिंसिक यानी एक्सटर्नल, बिल्कुल आप नेक्स्ट लेवल पहुंच चुके होते हो, दैट इज इन द इनिशियल फेज यानी मॉर्निंग के फेज में। तो ये अलग अलग स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने शैडोज को एक्सप्लेन किया है। Next, the poet seems to be addressing his beloved in the poem. What is the message he wishes to convey to her? पोएट ये सारी चीज़ जो लव के ऊपर पूरा लेक्चर दे रहे हैं वो अपनी बिलव्ड यानी अपनी वाइफ को, जिससे वो प्यार करते हैं, उसको ये पूरा लेक्चर बता रहे हैं लव के ऊपर। तो अपनी पार्टनर को वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो जो पोएट है हमारी पोम में, जब वो एड्रेस कर रहे हैं यानी बात कर रहे हैं अपनी बिलव्ड यानी अपनी पार्टनर से, तो वो उसको क्या कन्वे कर रहे हैं, वो उसको कन्वे कर रहे हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लव, कि एक प्यार भरे रिलेशनशिप में अलग अलग स्टेजेस होती हैं। हमेशा लड़ाई नहीं हो सकती, हमेशा प्यार नहीं हो सकता, अलग अलग स्टेजेस आते हैं। वो ट्राई कर रहे हैं अपनी लेडी लव को, अपनी वाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए कि जब भी कोई प्यार की शुरुआत होती है, जब बिगिनिंग होती है किसी भी रिलेशनशिप की, तो सब कुछ बहुत बढ़िया गुड दिखता है और रिलेशनशिप में सब कुछ स्मूथ दिखता है, सब कुछ आराम से जा रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है। वो उसको समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जब लव आपका शुरुआत में बिल्कुल फ्रेश होता है, नया नया प्यार होता है, तो दोनों ही जो लोग होते हैं वो एक दूसरे की पर्सनैलिटी को नहीं देखते कि तुम में ये कमी है, तुम में ये प्रॉब्लम है, या तुम्हारे अंदर ये दिक्कत है। लोग एक दूसरे की पर्सनालिटीज़, लोगों की खामियों को नहीं देखते हैं वो लोग एक दूसरे की। वो क्या सोचते हैं, वो सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोचते हैं, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं। जैसे जैसे उनका रिलेशनशिप ग्रो होता है और वो जैसे जैसे एक दूसरे को वक्त बीतते हुए क्लोजली डीपली एक दूसरे को जानने लगते हैं, तो वो सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोचते हैं एंड हैव अ क्लियरर पिक्चर। एक दूसरे के बारे में लवर्स को क्लियर पिक्चर मिलने लगती है धीरे धीरे नून स्टेज पर आके, कि सामने वाला का नेचर ऐसा है, या इसको इस चीज़ से दिक्कत है, मुझे ये नहीं करनी है। सामने वाली बोलेगी मैं ये काम नहीं करती हूँ, सामने वाले को इससे दिक्कत है या प्रॉब्लम होती है। तो धीरे धीरे जब आप वक्त बिताते हो, स्ट्रॉन्ग होता जाता है आपका रिलेशनशिप और आप क्लोजली एक दूसरे को जानते हो और आपके माइंड में क्लियर पिक्चर बनती है अपने पार्टनर को लेके। फिर धीरे धीरे जब वक्त पीरियड ऑफ टाइम जो समय है और आगे बढ़ता है, तो जो लव होता है वो बढ़ता तो है, ग्रो तो होता है, स्ट्रॉन्ग तो होता है, एंड मेच्योरिटी कम्स। एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि मेच्योरिटी यानी कि अब
इतना स्ट्रांगली एक दूसरे को जान लिया, एक दूसरे की पर्सनैलिटीज़ को जान लिया, प्रॉब्लम्स भी पता है, लेकिन प्यार कम नहीं हो रहा. बेस्ट पॉइंट, हाईएस्ट डिग्री वाला पॉइंट. ही ट्राइज टू एक्सप्लेन दैट देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन एवरी रिलेशनशिप. और वो समझाने की बेसिकली उनको कोशिश करते हैं कि हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, यानी कभी अच्छे दिन भी होते हैं, कभी बुरे दिन भी होते हैं. लेकिन अगर ट्रू लव है तो वो प्यार कभी डिक्लाइन नहीं होगा, एंड नहीं होगा, खत्म नहीं होगा. आपको स्ट्रांगली खड़े रहना है और प्यार को, रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है टिल द एंड ऑफ योर लाइफ. नेक्स्ट, instead of a lecture upon love, the poet calls the poem a lecture upon the shadow. What is the effect that this has on our reading of the poem? पोम का नाम है A lecture upon the shadow. ठीक है. और जब हम पोम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहली ही 2 लाइनों में हमारे पोएट कहते हैं A lecture upon love. वो अपनी बिलव्ड को कहते हैं कि मैं तुम्हें लव टॉपिक के ऊपर एक लेक्चर देने वाला हूँ. तो पोएट ने इस पोम का नाम अ लेक्चर अपॉन लव क्यों नहीं रखा, जबकि उन्होंने लव के ऊपर लेक्चर दिया है? उन्होंने अ लेक्चर अपॉन शैडो क्यों नाम रखा? तो इसका हमारी रीडिंग पर, जब हमने पोम रीड करी तो हम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हमें वो बताना है. ओके, तो ये बोला जाता है, आंसर में बोल रहे हैं, इट इज सेड दैट लव इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. ऐसा हम सबको पता है और कहा भी जाता है कि जो प्यार की भाषा है ये एक यूनिवर्सल भाषा है, ये सबको समझ आती है. इंसानों को तो आती ही आती है, जानवरों को भी प्यार की भाषा समझ में आती है. आप उनको प्यार करोगे वो आपके पास आएंगे, नहीं करोगे तो आप पे भौंकेंगे, गुर्राएंगे. ओके, पोएट ने हमको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है बाय एसेंस ऑफ लव, प्यार का एसेंस, बाय डिफाइनिंग शैडोज एज अ मेटाफर फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन 2 पीपल इन लव. तो पोएट ने हमको ये चीज़ कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है? मेटाफर द्वारा. मेटाफर एक तरीके का लिटरेरी डिवाइस है जिसमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ से आप कंपेयर करते हो. ओके, और दोनों ही नॉन लिविंग होती हैं. जैसे यहाँ पे रिलेशनशिप को कंपेयर करा गया किससे? शैडो से. दोनों ही नॉन लिविंग है, तो दैट इज़ अ मेटाफर. तो ये 2 लोगों के बीच का रिलेशनशिप को, प्यार को उन्होंने कंपेयर किया है शैडो से, मेटाफर यूज़ किया है उन्होंने यहाँ पर. अगर शैडोज की केस की बात करें, जो शैडोज की लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो किस पर डिपेंडेंट होती है? दिन के वक्त पर, टाइम पर. सुबह का समय है तो शैडो लॉन्ग होगी, दिन का नून का वक्त है तो शैडो छोटी सी होगी, और आफ्टरनून का वक्त है तो शैडो थोड़ी और लाइट हो जाएगी. ओके, एंड सन्स पोजीशन ड्यूरिंग द डे. सन की पोजीशन अगर सामने तरफ है तो शैडो पीछे बनेगी, सन बिल्कुल आपके ओवरहेड है तो शैडो नीचे बनेगी, और सन बिल्कुल आपके सामने पीछे है तो शैडो सामने बनेगी. यस, तो उसकी पोजीशन पर, पूरे दिन की सन की पोजीशन पर आपकी शैडो बनती है. इसी सेम आइडियोलॉजी को, इसी सेम थिंकिंग को पोएट ने अप्लाई किया है रिलेशनशिप ऑफ लव पर. प्यार का जो लोगों का रिलेशनशिप है, इसी साइंटिफिक आइडियोलॉजी को पोएट ने उस पर भी अप्लाई किया है. सच एज इमोशनल अपहीवल, मिसअंडरस्टैंडिंग एक्सेट्रा बिटवीन द 2 पीपल. इमोशनल अपहीवल यानी इमोशनल कन्फ्यूजन, यानी कि कभी कभी लवर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, वो एक इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजरते हैं. कभी तो बहुत खुश होते हैं, कभी रोते हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं. बहुत सी चीज़ें होती हैं 2 लोगों के बीच में जो एक दूसरे से प्यार करते हैं. तो पोएट ने सिर्फ यही चीज़ समझाई है कि जैसे 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 दिन की शैडो कभी डार्क होती है, कभी छोटी होती है, कभी लाइट हो जाती है, वैसे उसी तरह आपका भी रिलेशनशिप होता है. कभी अप्स होते हैं, कभी डाउन्स होते हैं, कभी खुशी होती है, कभी गम होती है. लेकिन अगर ट्रू लव है, आप अपने पार्टनर के प्रति लॉयल हो, तो वो लव बिल्कुल लाइफ के एंड तक जाएगा. दैट्स ऑल ही वांट्स टू एक्सप्लेन. हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अ लेक्चर अपॉन द शैडो? जो हमारी पोएम है जिसका नाम है अ लेक्चर अपॉन द शैडो, इसके पोएट यानी इसके कवि कौन है? किसने ये पोएम लिखी है? ऑप्शंस देखते हैं. ए जॉन मिल्टन, बी विलियम ब्लेक, सी जॉन डन, या डी जॉन कीट्स. तो अगर आपने मेरे एक्सप्लेनेटरी का वीडियो, समरी के वीडियोस अगर एक बार भी देखे हो, या गलती से अगर एक बार भी अपने बुक खोल के देखी है अपनी, तो विद इन अ सेकेंड आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. सो इट्स वेरी इजी. ऑप्शन नंबर सी जॉन डन इज द राइट ऑप्शन. यही वो थे जिन्होंने पोएम लिखी थी, और कब लिखी थी? अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी के टाइम पर उन्होंने अपनी वाइफ के साथ ही पोएम लिखी थी. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. Next, stand still and I will read to the dash. Whom does I refer to? अब ये जो लाइन है ये आपकी पोएम की लाइन है. ओके, ये जो लाइन है आपकी पोएम की लाइन है. आपको ये ब्लैंक फिल करना है. ऑल्सो मतलब ये ब्लैंक फिल नहीं करना. बेसिकली स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू द डैश. डैश यानी कि डॉट डॉट डॉट,
यानी कि आपको मतलब ये कॉन्टिन्यूएशन है, आगे और भी पोम थी, यानी बस जो इतनी लाइन है बेसिकली यहाँ तक की, ये आपकी पोम की लाइन है। अब इस लाइन में ये जो आई है यानी मैं, ये आई कौन है, whom does I refer to, यानी लाइन में आई कौन है। तो stand still and I read it to the, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो राइटर थे, जो पोएट खुद हैं जॉन डन, उन्होंने अपनी बिलव्ड, अपनी जो पार्टनर है जिससे वो लव करते हैं, उसको बोला कि स्टैंड स्टिल, तुम शांति से खड़े हो जाओ, केयर फ्री माइंड रखो, बिल्कुल सुकून से रहो, क्योंकि अब मैं तुमको एक लेक्चर देने वाला हूँ। किस टॉपिक पर? लव के टॉपिक पर, कि प्यार क्या है, ट्रू लव क्या है। तो ये जो आए हैं ये खुद हमारे पोएट ही हैं, जो कि किससे बोल रहे हैं ये बात? अपनी बिलव्ड से। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए, द पोएट हिमसेल्फ, खुद पोएट ये बात बोल रहे हैं, जॉन डन। बी, ये बात उनकी लवर या उनकी जो बिलव्ड है, जो जिससे वो प्यार करते हैं, क्या वो बोल रही हैं? नहीं, उनसे तो ये बात खुद पोएट कह रहे हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें हमारा आंसर मिल गया है, बट स्टिल वी विल रीड ऑल दी ऑप्शंस। सी, गॉड, के भगवान बोल रहे हैं ये बात? नो। या डी, नन ऑफ दीज, यानी ऊपर से दिया गया, ऊपर दिए गए कोई भी ऑप्शन नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है, विच इज ऑप्शन नंबर ए, द पोएट हिमसेल्फ, जिनका नाम है जॉन डन। नेक्स्ट, सो whilst our infant loves did grow डॉट डॉट डॉट, यानी कंटिन्यूएशन में पोएम है। What does infant loves mean here? अगेन आपकी जो ये लाइन है, ये आपकी पोएम की लाइन है, तो यहाँ बोला गया है कि इन्फेंट लव, यहाँ पूछा गया कि जो इन्फेंट लव है, इस इन्फेंट लव का क्या मीनिंग है। अब इन्फेंट का बेसिकली मतलब नवजात शिशु होता है, जो नया अभी अभी पैदा हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी। ओके, तो इन्फेंट को उससे आप लेके चलिए कि इन्फेंट लव क्या होता है। इन्फेंट लव वो लव होता है जो नया नया प्यार होता है, यानी अभी अभी नया नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, जिसमें बहुत लबी डबी सा रिलेशनशिप रहता है, और पार्टनर्स को एक दूसरे की कोई प्रॉब्लम, कोई गलतियाँ, कोई ऐब, बुराइयाँ नहीं दिखती हैं, वो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये वो इन्फेंट लव है, जो शुरुआती समय का जो प्यार होता है, जो नया नया प्यार चालू होता है, इस वक्त कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता। तो ये है इन्फेंट लव का मीनिंग। अब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बेबीज लव, क्या एक छोटे बेबी जो बच्चा पैदा हुआ है उसके प्यार के बारे में बात हो रही है यहाँ पर? नो। लव एट इट्स इनिशियल स्टेज, यहाँ पर बात हो रही है उस प्यार की जो अभी अपने इनिशियल स्टेज पर है, यानी शुरुआती स्टेज पर अभी नया नया चालू हुआ है। यस। लव इन इट्स मेच्योरिटी, ये उस प्यार की बात हो रही है जो अपने मेच्योरिटी पर पहुंच गया है, यानी अपने उस पॉइंट पर पहुंच गया है जहाँ पर लड़ाई झगड़े से बहुत ऊपर उठ चुका है इंसान, अब बिल्कुल बहुत स्ट्रांग हो चुका है, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो चुका है। तो क्या मेच्योरिटी वाला पॉइंट है? नहीं। डी, म्यूचुअल लव, यानी जब आप एक दूसरे से म्यूचुअली, आपस में सामने वाला बंदा भी आपसे प्यार कर रहा है, आप भी उनको लव कर रहे हो, म्यूचुअली आप उनसे लव कर रहे हो, दैट इज म्यूचुअल लव। तो क्या म्यूचुअल लव की बात हो रही है यहाँ पर? नो। यहाँ पर तो उस लव की बात हो रही है जो अभी अपने इनिशियल स्टेज पर है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डू दोज शैडोज ट्रेड, व्हाट डज दिस लाइन सिंबलाइज। तो अब अगेन ये जो लाइन है ये आपकी पोएम में से लाइन है, और हमसे पूछा जा रहा है कि ये लाइन क्या सिंबलाइज कर रही है, यानी क्या दर्शा रही है, हमें क्या समझाने की कोशिश कर रही है। तो ये जो बात है, वी डू दोज शैडोज ट्रेड, बेसिकली सबसे पहले समझो कि शैडोज क्या होती है। शैडोज का मतलब होता है परछाइयाँ, लेकिन पोएम में शैडोज का मतलब क्या बोला गया है? पोएम में शैडोज का मतलब बताया गया है प्रॉब्लम्स, यानी कि परेशानियाँ जो एक रिलेशनशिप में जो लवर्स होते हैं वो फेस करते हैं। ट्रेड का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को कुचल के या उसके ऊपर पैर रख के उसको उलांग के आगे बढ़ जा रहे हो। तो इस लाइन का बेसिकली ये मतलब है कि जो पोएट हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जब हमारा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है, तब चाहे कितनी भी शैडोज आ जाए, यानी कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, तकलीफें आ जाए रिलेशनशिप में, हम उसको ट्रेड करके, यानी उसको कुचल के, उसको पार करके आगे बढ़ जाएंगे और अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रांग करेंगे, ताकि हमारी लाइफ के एंड तक हम उसी पर्सन के साथ रहें। ओके, तो इस लाइन का ये मतलब है कि प्रॉब्लम्स को पार करके जब आगे बढ़ जाते हो, यानी आप प्रॉब्लम्स को कुचल के आगे बढ़ जाते हो और अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रांग करते हो। ओके, अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, दैट शैडोज ट्रेड ऑन लवर्स, इसका मतलब ये है कि जो शैडोज हैं वो लवर्स के ऊपर ट्रेड करती हैं, यानी शैडोज कुचल के चली जाती हैं लवर्स को। तो ऐसा नहीं होता, लवर्स शैडोज को ट्रेड कर रहे हैं, बेसिकली शैडो को नहीं,
इसके लिटरल मीनिंग को, जो इंटरनल मीनिंग है, बिटवीन द लाइन्स जो मीनिंग है, उसको समझना है आपको। दैट लवर्स ट्रेड ऑन देयर शैडोज, इसका मतलब ये है कि जो लवर्स हैं वो अपनी शैडोज पर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कुचल के आगे बढ़ रहे हैं। अब ये बात सही है, लेकिन फिर भी हम इसको भी होल्ड पे रखते हैं और आगे के ऑप्शंस देखते हैं। सी दैट शैडोज ट्रेड ऑन द सन, इसका ये मतलब है कि जो शैडोज हैं, जो परछाइयाँ हैं, वो सूरज पे यानी सन पे ट्रेड करके कुचल के आगे बढ़ जा रही है। तो दिस इज इम्पॉसिबल साइंटिफिकली भी। क्यों? क्योंकि सन कॉजेज द शैडोज, शैडोज कभी सन को नहीं कुचल सकती। ओके। डी दैट लवर्स फाइनली ओवरकम देयर प्रॉब्लम्स एंड बिकम वन, इसका मतलब ये है कि जो लवर्स हैं वो फाइनली अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हैं, यानी कि उससे उभर जाते हैं और फिर एक हो जाते हैं हमेशा के लिए। तो यस, जो बिटवीन द लाइन्स इंटरनल मीनिंग है लाइन्स का वो यही है। ये सही होता आपका, लेकिन बेसिकली जो सही मीनिंग है, क्योंकि सिंबलाइज पूछा गया कि दर्शा क्या रहा है, तो ये दर्शा रहा है। ओके, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट टाइम ऑफ द डे इज नून। हम बोलते हैं मॉर्निंग है, नून है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, ये सब बेसिकली जो हम नून बोलते हैं, पूरे दिन में से ये जो नून का समय है, जो नून का टाइम है, वो कौन सा होता है, कितने बज रहे होते हैं उस वक्त जब हम बोलते हैं कि नून हो रहा है अभी। ऑप्शन देखते हैं। ए 1 PM, क्या 1 PM होता है वो? बी 12 PM, सी 12 AM, या डी 11 AM। जब नून की बात हो रही है, पर्टिकुलरली जब नून हो रहा है, यानी कि हम दिन के 12 बजे की बात कर रहे हैं, यानी कि सॉरी दिन के 12 बजे की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स 12 PM की हम बात कर रहे हैं। 12 AM नहीं हो सकता, यहाँ पे AM PM का ध्यान रखना। 12 AM तब होता है जब रात के 12 बज जाते हैं, यानी उसके बाद से सुबह स्टार्ट हो जाती है, तो 12 AM नहीं हो सकता। अगेन 11 AM भी नहीं हो सकता, क्योंकि 11 AM सुबह के जब 11 बजते हैं वो होता है। 1 PM यानी कि ये 12 दिन का जो 12 बजता है उसके बाद का जो टाइम होता है उसे हम दिन का 1 बोलते हैं, यानी आफ्टरनून होता है ये। यहाँ नून पूछा है, और 1 बजे दिन के 12 बजे के बाद का जो समय होता है वो आफ्टरनून होता है, और शाम को इवनिंग होता है, और फिर रात को हम नाइट कहते हैं। दैट मीन्स जो पर्टिकुलरली नून की बात हो रही है वो ऑप्शन नंबर बी। 12 PM की बात हो रही है, AM की नहीं, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पोएट लव इज डैश। हमारे पोएट जॉन डन के अकॉर्डिंग लव क्या है, तो लव है डैश। तो हमें फिल करना है। ए समथिंग विच इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग। अकॉर्डिंग टू हमारे पोएट प्यार वो चीज़ है जो कंटिन्यूसली ग्रो होगा, कंटिन्यूसली बढ़ता ही जाएगा। डजेंट मैटर आपके सामने कितनी प्रॉब्लम्स परेशानियाँ आ जाएं, लेकिन अगर आपका ट्रू लव है तो वो कंटिन्यूसली ग्रो होगा, कभी भी रुकेगा नहीं। तो यस, ये उन्होंने बोली है ये बात अपनी लास्ट लाइन में। और ऑप्शन देखते हैं। समथिंग विच इज़ फुल कॉन्स्टेंट लाइट। प्यार वो है जो कंटिन्यूसली चमकती हुई कोई लाइट है, उस रोशनी की तरह है जो कभी फीकी नहीं पड़ सकती। तो यस, प्यार अगर है दैट मीन्स वो लाइट, वो ग्लीम ऑफ लाइट आपके रिलेशनशिप में है, जिससे आपका रिलेशनशिप कभी फीका नहीं पड़ेगा, कभी फेंट नहीं होगा। तो यस, ये बात भी आपके पोएट ने कही है। सी समथिंग विच कम्स टू एंड आफ्टर प्रॉब्लम्स। प्यार वो है जो अंत, एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है अगर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। प्यार कम हो सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता अगर वो ट्रू लव है। डजेंट मैटर कितनी प्रॉब्लम्स हो, कितनी तकलीफें हो। तो ये तो उन्होंने कुछ नहीं बोला ऐसा। ऑप्शन डी बोल रहे हैं बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, और इस बात को कंबाइन करके उन्होंने ऑप्शन डी में बोला है। तो यस, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ए एंड बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट, विच आर्केइक वर्ड्स आर यूज्ड इन द पोएम। कौन से आर्केइक वर्ड्स पोएम में यूज हुए हैं। अब आर्केइक वर्ड्स क्या होते हैं? पुराने ज़माने में इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज होते थे जो आज के ज़माने में उनको अलग तरीके से यूज़ करते हैं, उनको हम आर्केइक वर्ड्स बोलते हैं। बेसिकली इनको हम ओल्ड फैशन इंग्लिश वर्ड्स भी बोलते हैं, कि पुराने ज़माने में ये वर्ड्स यूज़ होते थे। तो आपको इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन से आर्केइक वर्ड्स पोएम में यूज़ हुए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे पोएम में वर्ड्स यूज़ हुए हैं। ए है दाव। अब दाव ये एक आर्केइक वर्ड है, डेफिनेटली है, ये ओल्ड फैशन वर्ड है, लेकिन इसको आज के ज़माने में हम क्या बोलते हैं? यू। क्या बोलते हैं? यू। डाइन, यस, ये भी एक आर्केइक यानी ओल्ड फैशन वर्ड है, जिसको आज के ज़माने में हम बोलते हैं योर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? योर्स। ओके, तो ये तो है, ये भी है। सी है विल्स्ट।
यस, विल्स भी एक आर्केक वर्ड है जिसको आज के ज़माने में हम कहते हैं वाइल। ओके, तो यस, तीनों ही आर्केक वर्ड्स हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि सारे ही आर्केक वर्ड्स हैं। नेक्स्ट, द पोएट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन डैश स्टेजेस इन अ रिलेशनशिप टू हिज बिलव्ड। जो पोएट जॉन डन है वो अपनी बिलव्ड यानी अपनी जो पार्टनर जिससे वो प्यार करते हैं उसको एक रिलेशनशिप के कितने स्टेजेस समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसको समझाते हैं कि एक रिलेशनशिप में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, तो कितने स्टेजेस होते हैं और वो कौन से होते हैं वो हमें बताने हैं। तो पहले हम देखते हैं कितने स्टेजेस। तो ऑप्शंस हैं ए पर 2 स्टेजेस, 2, बी 3 क्या 3 स्टेजेस, सी 4 या डी 5। सो ऑप्शन नंबर बी 3 इज द राइट ऑप्शन। उन्होंने क्लियरली बोला था कि एक रिलेशनशिप में 3 स्टेजेस होते हैं। पहला मॉर्निंग, जो इनिशियल फेज होता है जिसमें बहुत लवी डबी सा रिलेशनशिप होता है और कोई प्रॉब्लम्स एक दूसरे की दिखाई नहीं देती। ओके, सेकेंड स्टेज होता है नून, यानी वो टाइम आ जाता है जब आपका जो लव एक हाईएस्ट एक एपिक पॉइंट पर पहुंच जाता है। उसमें प्रॉब्लम्स जो होती हैं बहुत थोड़ी सी होती है लेकिन दिखाई कम देती है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो चुका है। और फिर होता है पास्ट नून, यानी नून के बाद वाला जो थर्ड स्टेज होती है, उसमें जो होता है प्रॉब्लम्स उभर के दिखती हैं कि अच्छा तुम में ये तकलीफ है, तुम ये ऐसा करती हो, तुम वैसा करते हो, लड़ाइयाँ, प्रॉब्लम्स, दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। ये वो पॉइंट है जब प्यार डिक्लाइन होना यानी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपका ट्रू लव है तो नाइट टाइम आने पर आपका लव फिर से रीयूनाइट होगा यानी फिर से बढ़ेगा। ओके, तो ये 3 स्टेजेस उन्होंने समझा है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम। ये जो पोएम है उसकी मेन थीम क्या है, किस बारे में है बेसिकली ये पोएम। तो ऑप्शन है ए लव, प्यार के बारे में, बी हेट्रेड यानी नफरत के बारे में, सी एंगर यानी क्या गुस्से के बारे में, या डी सैडनेस यानी क्या दुख के बारे में। सो क्लियरली फर्स्ट लाइन में ही राइटर जो है, पोएट जो है, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बिलव्ड से, अपनी पार्टनर से कहा कि आज मैं तुम्हें एक लेक्चर देने वाला हूँ, किस टॉपिक पर, लव। बेसिकली मैं तुम्हें लव फिलॉसफी बताने वाला हूँ कि प्यार आखिर क्या होता है। तो यस, ऑप्शन नंबर ए लव इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हेन डिड द शैडोज डिसअपियर। ऐसा कौन सा टाइम आता है एक रिलेशनशिप में जब जो शैडोज होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बेसिकली वो डिसअपियर हो जाती हैं। बेसिकली शैडोज कब डिसअपियर होती हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम की बात नहीं हो रही, शैडोज साइंटिफिकली अगर आप देखो कि जो परछाइयाँ ये कब डिसअपियर, कब हट जाती हैं। ऑप्शन देखते हैं ए व्हेन द सन इज ओवर द सी, जब सन सी यानी कि जो सी होता है, पानी होता है, उसके ऊपर होता है, समुद्र के ऊपर होता है। नो, ऐसा कुछ भी आपकी पोएम में नहीं गिवन है। व्हेन द सन राइजेस, जब सूर्य उदय होता है यानी राइज होता है, तब शैडो डिसअपियर हो जाती है, नहीं डिसअपियर हो जाती, क्योंकि जब सूर्य उदय होता है यानी सुबह होती है, तब तो शैडो बहुत डार्क दिखती है, बल्कि गायब नहीं होती। व्हेन द सन इज ओवर आवर हेड, यस, जब सन बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है, और वो दिन का कौन सा समय होता है, वो दिन का समय होता है नून, यानी जब दिन के करेक्ट 12 बज रहे होते हैं, तब ये वो टाइम होता है जब सन इज ओवर आवर हेड और हमें हमारी शैडो नहीं दिखती, बहुत थोड़ी सी होती है, कहीं पैरों के नीचे दबी रहती है, बस हमारे सामने, हमारे पीछे, हमारे साइडवेज नहीं दिखती हमें कभी भी। तो ये वो टाइम है जब शैडोज डिसअपियर होती हैं। यस, डी नन ऑफ द अबव ऊपर दिया गया, कोई भी ऑप्शन नहीं, तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स डिड द पोएट एंड हिज बिलव्ड स्पेंड टुगेदर। जब हम पोएम को रीड करना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही जो पोएट हैं वो अपनी पार्टनर, अपनी बिलव्ड जिनसे वो लव करते हैं, उनके साथ कितना टाइम स्पेंड कर चुके होते हैं। सो ऑप्शन देखते हैं, ए 2 आवर्स, क्या उन्होंने 2 घंटे स्पेंड किए थे, बी 3 आवर्स, क्या 3 घंटे स्पेंड किए थे, सी 10 आवर्स, क्या 10 घंटे स्पेंड किए थे, या डी 4 आवर्स यानी 4 घंटे स्पेंड किए थे। तो क्लियरली उन्होंने बोला था कि ये जो 3 घंटे हमने स्पेंड किए हैं ये मॉर्निंग टाइम है हमारी रिलेशनशिप का, यानी अभी तो हमने सिर्फ 3 घंटे ही स्पेंड किए, अभी नया नया हमारा समझो रिलेशनशिप जैसे समझो स्टार्ट ही हुआ है, और अभी ये इनिशियल टाइम है, अभी बहुत लवी डबी सा रिलेशनशिप है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, हमें एक दूसरे की कोई दिक्कतें नहीं दिख रही है। तो जो 3 घंटे का शुरुआती समय हमने स्पेंड किया है, ये कौन सा स्टेज है हमारी रिलेशनशिप का, मॉर्निंग स्टेज यानी इनिशियल पहला स्टेज। सो ऑप्शन नंबर बी 3 hours is the right option to this question. Next,
इन विच स्टेज ऑफ द रिलेशनशिप लव स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। जो 3 स्टेजेस हैं, मॉर्निंग, नून एंड पास्ट नून, यानी नून के बाद वाला जो स्टेज, इन तीनों स्टेजेस ऑफ जो रिलेशनशिप के जो स्टेजेस होते हैं, कौन सा ऐसा स्टेज होता है जिसमें जो लव हो जाए, जो प्यार होता है, वो डिक्लाइन होना, यानी धीरे धीरे डिक्रीज होना, कम होना स्टार्ट हो जाता है। सो ऑप्शन देखते हैं। ए मॉर्निंग फेज, नहीं, मॉर्निंग तो स्टार्टिंग का इनिशियल फेज होता है, पहला ही स्टेज होता है, इसमें तो बल्कि और प्यार बढ़ता है और कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते, और क्योंकि एक दूसरे की कोई प्रॉब्लम्स दिखती ही नहीं है, तो ये हो नहीं सकता। बी नून, नून यानी जब दिन के 12 बजे वाला टाइम होता है, बेसिकली ये वो फेज होता है जब आपका जो लव है वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए, प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन दिखती बहुत कम है, बिकॉज सन इज ओवर आवर हेड। यस, तो यहाँ पर नून टाइम में आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है, प्रॉब्लम्स होते हुए भी जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है, तो यहाँ पर कोई प्यार घटता नहीं है बल्कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेज पर पहुंच चुका है, एपिक पॉइंट पे, तो ये भी नहीं होगा। सी इवनिंग, इवनिंग में तो प्रॉब्लम्स होती हैं, तकलीफ़ें दिखाई देने लगती हैं धीरे धीरे, क्योंकि इसके बाद तकलीफ़ें दिखाई देने लगती हैं। एंड फिर होता है पोस्ट नून, यानी नून के बाद वाला जो समय, यानी ये वो टाइम होता है जब सन जो परछाई आपको दिखाता है वो आपके सामने दिखाता है, तो परछाई मीन्स प्रॉब्लम्स, तो जो प्रॉब्लम्स होती है लवर्स को बिल्कुल सामने दिखाई देने लगती है कि तुम में ये तकलीफ है, तुम ऐसा करती हो, तुम वैसा करते हो, लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। यस, तो ये वो टाइम होता है जब लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि जो उनके आपस का जो लव होता है, जो बॉन्ड होता है, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है, यानी कि कम होने लगता है, लेकिन डेफिनेटली खत्म नहीं होता अगर वो ट्रू लव है तो। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी, पोस्ट नून, इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको सारे MCQs अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जो वहाँ ना मिले तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर देखिए। अदर देन दिस, मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए ई-बुक्स भी निकाली हुई हैं, सो इफ यू वांट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म लिंक गिवन है, जस्ट विजिट दैट फॉर्म लिंक एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।